नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं पेडागोजी यूनिट 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो हमें एनसीएफ की 2005 की वो बात याद आती है जिसमें कहा गया कि 21वीं शताब्दी में शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है समानता के लिए शिक्षा। तो हम आज के टॉपिक में भारत में 21वीं शताब्दी में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं और इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि समानता स्थापित करने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, किस किस तरह की असमानताएं व्याप्त हैं जिसको शिक्षा के द्वारा ठीक किया जा सकता है और समानता और समता क्या चीज होती है। तो चैप्टर कुछ इस तरह से रहेगा। समानता तथा समता क्या है, असमानताओं के कितने प्रकार हैं, समता निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है और शिक्षा के द्वारा समानता स्थापित करने के प्रमुख प्रयास क्या किए जा रहे हैं, वो संविधान में क्या वर्णन है और कुछ अन्य प्रयास जो किए गए हैं वो क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, इसे देखेंगे। और हम देखेंगे अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न, इस सारे टॉपिक को जो कवर कर सकेंगे ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ये जब समानता और समता की हम बात करते हैं तो इसे हम इक्वेलिटी एंड इक्विटी कहते हैं। तो लोकतंत्र के जिस स्वरूप में हम जी रहे हैं, भारत का लोकतंत्र अपनी परिपक्वता में जिस ओर बढ़ रहा है उसमें इक्वेलिटी की नहीं इक्विटी की जरूरत है और ये इक्विटी और इक्वेलिटी को आगे अभी समझने वाले हैं। लेकिन ये बातें वो हैं जो लोकतंत्र को शिक्षा के माध्यम से मजबूत करने की ओर इशारा करती हैं। तो क्या है ये इक्विटी और इक्वेलिटी, ये देखें कि समानता और समता आवश्यकताओं की उपेक्षा करके, इग्नोर करके आवश्यकताओं को, सभी को समान संसाधन उपलब्ध कराना ये समानता है, जबकि आवश्यकता अनुसार वंचितों को वरीयता देकर संसाधनों का वितरण करना, किसे, वंचितों को वरीयता देकर के, मार्जिनलाइज्ड को प्रेफरेंस देकर के जब संसाधनों को वितरण किया जाता है तो उसे हम इक्विटी यानी समता कहते हैं। तो एक चीज है समता और एक चीज है समानता। और समानता वास्तविक स्थिति में स्थापित की नहीं जा सकती है, एक आदर्श शब्द है, ये आइडियल कंडीशन है, ये समानता हो नहीं सकती। दो लोगों का कद, दो लोगों का रंग और दो लोगों की भाषा, वाणी, शिक्षा, उनका बौद्धिक स्तर कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता है, कितने भी प्रयास कर लिए जाएं। लेकिन न्यूनतम स्तर तक उन्हें समानता की ओर लाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं वही असल में समता है। आप देखें कि यहाँ एक बच्ची है जिसका एक निश्चित छोटा कद है, एक स्त्री है उसका उससे थोड़ा बड़ा कद है, एक पुरुष है उसका उससे बड़ा कद है, और इन तीनों के पैरों के नीचे बराबर ऊंचाई के स्टूल लगाए गए हैं और ऊपर पेड़ में फल लगे हैं। इस स्टूल को लगाने के बाद भी ये बालिका यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, इतना गैप बचता है, ये स्त्री भी नहीं पहुंच पाती, जबकि पुरुष केवल पहुंच पाता है। इन तीनों को ही फल मिल पाए इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इन्हें अलग अलग ऊंचाई के स्टूल देते हैं, जिससे पुरुष पहुंच जाए उस ऊंचाई का पुरुष को, जिससे महिला पहुंच जाए उस थोड़ी अधिक ऊंचाई का स्त्री को, और जिससे बालिका पहुंच जाए सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्टूल उसे देंगे। तो ये तीनों लोग उस फल को प्राप्त कर सकेंगे। ये संसाधनों के वितरण की बात हो रही है, ये शिक्षा में अपॉर्चुनिटी और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। हम जब भी किसी व्यक्ति के अंदर स्किल का विकास करेंगे तो वो चीजों तक पहुंच पाएगा, सुख सुविधाओं तक, रोजगार तक, अपने जीवन को अच्छा बनाने तक पहुंच पाएगा। ये उसी पहुंच का नाम है। इसका मतलब है कि ये जो समानता थी, सभी को एक समान चीजें दे दी गई, ये समाज में न्याय को स्थापित नहीं कर पाता है, जबकि जो समता है ये समाज में न्याय को स्थापित कर पाती है और इससे हर व्यक्ति को बराबर आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, यानी बराबरी करने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण और देख लें, यहाँ भी वही है कि ये तीनों को बराबर स्टूल दे दिए गए, जबकि नेचुरली इनकी हाइट ज्यादा, फिर कम और फिर बहुत कम है, और ये सामने स्टेडियम में एक मैच को देखना चाहते हैं, स्टूल लगने के बाद भी ये देख नहीं पाते। तो ऐसे में सरकार जिस काम को करती है या शिक्षा जिस काम को करती है, यहाँ इनको बिना स्टूल के भी दिखाई देता है, इसलिए इनको स्टूल नहीं दिया, इनको थोड़ी ऊंचाई का स्टूल दिया और इनको जस्ट डबल यानी यहाँ का ले करके
ये इनका स्टूल लेकर के इनको दे दिया गया। इसी को हम न्याय स्थापना की प्रक्रिया कहते हैं, इसको हम समता निर्माण की कोशिश कहते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जो पहले से संसाधनों तक पहुंच रहा है उसको दिए जाने वाले संसाधनों को किसी वंचित को दे दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ है, किसी के पास ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है, किसी के पास यहाँ चढ़ने के लिए सब कुछ है मगर ये जॉब नहीं है, और किसी को यहाँ तक ऊंचा उठाया गया है मगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, पैर ठीक नहीं है, और कोई इमोशनली अकेला है, इसको लव की जरूरत है, ये प्यार की सड़क को देख रहा है, और कोई ये इन सब को ठीक करना चाहता है। इसका मतलब है ये जो असमानता है ये कई स्तर पर है, ये शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। हर तरह की असमानता को कम करने की कोशिशों को ही हम समता निर्माण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समता समझ में आया होगा। और इस समता को निर्माण करने में सबसे अधिक भूमिका जो हो सकती है वो शिक्षा की हो सकती है। इसे भी देख लें कि असमानता कितने प्रकार की है, जरा उसे फिर समझ लें, जो अभी हम समझ रहे थे इमोशनल लेवल पर। तो असमानता को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, या तो इंसान असमानता तय करता है और या प्रकृति ने असमानता तय की है। जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारा जो कद है, हम किस देश में पैदा हुए हैं ये हमारे बस का नहीं, हम किस माँ पिता से पैदा हुए, हमारी आंखों का रंग क्या है ये नेचर डिसाइड करता है, हमारा कद यानी हमारी ऊंचाई क्या है ये भी नेचर डिसाइड करता है, हमारा सेक्स क्या है यानी यौन क्या है ये भी नेचर डिसाइड करता है। लेकिन अब देखेंगे कि हमारी जो भाषा है वो हम डिसाइड करते हैं। तो भाषा से होने वाली असमानता मानव निर्मित असमानता है। उसके अलावा लिंग के प्रति धारणा, मतलब स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये सोचना, ये भी क्या है, ये मानव निर्मित असमानता है। जाति क्या है, मानव निर्मित असमानता है। धर्म क्या है, मानव निर्मित असमानता है। मनुष्य ने अपनी मान्यताओं से जिन चीजों को बनाया है वो सब मानव निर्मित है, उन्हें हम कृत्रिम असमानता कहते हैं। और इन सभी कृत्रिम असमानताओं को ठीक किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। और इन कृत्रिम असमानताओं से जो मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरी है उसे कम करने की कोशिश को ही हम समता निर्माण कहते हैं। जबकि प्राकृतिक असमानताओं को ठीक नहीं किया जा सकता है। और प्राकृतिक असमानताएं जैसे किसी व्यक्ति का रंग, किसी व्यक्ति की आंखें, किसी व्यक्ति का कद, किसी व्यक्ति का किसी देश में पैदा हो जाना, ये सब बदली नहीं जा सकती हैं चीजें। जैसे किसी व्यक्ति का दिव्यांग हो जाना ये प्राकृतिक रूप से हो सकता है, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति के लिए कोई काम निर्धारित कर देना ये मनुष्य निर्धारित करता है। तो उम्मीद है कि इतने में आप असमानताओं को समझ पाए। फिर भी असमानता देखें, ये प्राकृतिक भी होती है, ये मानव निर्मित भी होती है। जो प्राकृतिक होती है भौगोलिक होती है। भौगोलिक मतलब कौन किस स्थान, देश, राज्य में पैदा हो रहा है वह। जैविक मतलब यही कि कौन स्त्री बनेगा, कौन पुरुष बनेगा, कौन थर्ड जेंडर बनेगा, ये प्रकृति ने तय कर रखा है। जबकि मानव निर्मित में जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं कि इसे सुधार किया जा सकता है इसमें, और इसी में सुधार से हम समाज में समता का निर्माण कर सकते हैं, इक्विटी का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के लिए आवश्यकता है शिक्षा की, जिसमें क्या क्या शामिल है, हमारा धर्म, धार्मिक समूह शामिल हैं, जो हम रंग, रूप, नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर, वो सब इसमें शामिल हैं। और जो ये सामूहिक होता है, मतलब समाज में रहने पर होता है, तो इसे हम सामाजिक भी कह सकते हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर मतलब छुआछूत का भेदभाव मानना, किसी को ऊंची जाति ऊंचे धर्म का मानना, किसी को नीची जाति नीचे धर्म का मानना। आर्थिक स्थिति पर देखेंगे, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई निम्न मध्यम, उच्च मध्यम के जो भेदभाव हैं वो। भाषा के आधार पर हमने पहले ही कहा कि कोई एक भाषा को बोलना जानता है, दूसरे को नहीं जानता, तो भाषा के आधार पर भेदभाव, जातियों के आधार पर और मनोविज्ञान के आधार पर भी भेदभाव होते हैं, यानी हमारे सोचने समझने के स्तर पर भी भेदभाव होते हैं। इतने सब प्रकार की असमानताओं को, जबकि हम इस भौगोलिक असमानता को नहीं मिटा सकते और जैविक असमानता को नहीं मिटा सकते, तब हम इन सब असमानताओं को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रयोग करते हैं। तो इन सब बातों को समझने के लिए जरूरी होता है कि समता निर्माण में शिक्षा की भूमिका असल में क्या है। तो जब समता निर्माण में शिक्षा की भूमिका को देखेंगे तो आपने देखा कि हम स्वयं को शिक्षित करके न केवल साक्षरता यानी अल्फाबेट सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन, जोड़ना घटाना, गुणा भाग सीखते हैं, बल्कि समाज में
हम अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं, वो हमारी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या स्वयं के रोजगार हासिल करके अपने स्किल को डेवलप करने की बात हो, हम शिक्षा के माध्यम से अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं, जिससे अभी आपने देखा वो चित्र जिसमें स्टूल की ऊंचाई बढ़ाने से फल तक हमारी पहुंच बढ़ जाती है। तो असल में शिक्षा हमारी क्षमताओं को बढ़ा देती है, जिससे हमारी पहुंच बढ़ती है, जिसे हम एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो देखें कि शिक्षा व्यक्ति को क्षमतावान बनाती है, कैपेबल बनाती है। इससे व्यक्ति स्वयं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य सभी स्तरों पर ऊपर उठाता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति की पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी का विस्तार करती है, जिससे वह अपने जीवन में अवसरों की समानता का निर्माण करता है। एक चीज ये देखेंगे, अवसरों की समानता यानी दूसरे को कुछ करके आगे बढ़ने का मौका मिला है तो एक्स वाई जेड सभी को वह मौका मिलना चाहिए शिक्षा हासिल करके। उदाहरण के लिए समझें कि कोई फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकता है, कोई तीरंदाजी या शतरंज खेल करके ओलंपिक के मेडल ला सकता है, तो किसी दूसरे को भी वह मौका मिलना चाहिए। या किसी में खेलने की क्षमता नहीं है, गीत, संगीत, गायन, संस्कृति और कल्चर की हैं, तो उसे उसके माध्यम से मिलना चाहिए। पर अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। अवसरों की समानता कैसे पैदा होती है? शिक्षा से। जो शिक्षा जितनी अधिक प्राप्त करेगा, उससे अपने स्किल को डेवलप करेगा। कुल मिलाकर के शिक्षा ही वो तरीका है जो समता निर्माण में सबसे अधिक प्रभावी होता है। यदि हमें कभी ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें ऑप्शन हो, शिक्षा भी हो, धन भी हो और बाकी चीजें भी हों, तो उन सब ऑप्शन में यदि हमें चुनने को कहा जाए कि समता निर्माण में सर्वाधिक सहायक क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे शिक्षा सर्वाधिक सहायक होती है। क्यों? उसमें देखें कि ये जो शिक्षा जिस अवसर को बनाती है वह स्थायी यानी सस्टेनेबल होता है। ये सस्टेनेबल जो अपॉर्चुनिटी होती हैं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपको लॉटरी लग गई और उसके कुछ पैसे मिले, उससे हमने कुछ कर लिया। ये ऐसा होता है, विद्या के धन के बढ़ने से सारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, सारे अवसर बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया क्या, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या का जो धन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए समता निर्माण में हमारे यहाँ किसकी भूमिका है? पर अब यहां तक हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम बात करेंगे कि शिक्षा के द्वारा समानता स्थापित करने के प्रमुख प्रयास क्या किए गए हैं, और यही हमारे चैप्टर के सबसे ज्यादा फैक्चुअल पोर्शन में से है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे संविधान में क्या वर्णन है समानता स्थापित करने के लिए, और हमारे संविधान के अलावा अन्य प्रयास क्या किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कानून है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या कानून है, यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखें, जब हम इसकी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए हैं आज तक, तो ये है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। आप जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, कब 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। ये सार्वभौमिक का मतलब ये है यूनिवर्सल, यानी कोई किसी भी देश का, स्थान का रहने वाला हो, किसी का जाति, धर्म कुछ भी हो, यदि वह मानव है, ह्यूमन है, तो उसे ये सब अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों का वर्णन इस सार्वभौमिक घोषणा में एक संविधान तैयार किया गया। उस संविधान के 30 आर्टिकल लिखे गए, 30। उन 30 के 30 आर्टिकल में उन अधिकारों का वर्णन किया गया है जो विश्व में हर मनुष्य को प्राप्त हैं। तो भारत भी इसका सदस्य बना है और भारत ने भी उस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो भारत भी उसे स्वीकार करने वाला एक देश है। जिन जिन देशों ने ये सब स्वीकार किया है, उन देशों के मनुष्यों को उतने अधिकार मिले हैं। उसी के अनुच्छेद 26 में, जैसे मैं कह रहा हूं कि उसमें 30 अनुच्छेद लिखे गए हैं उस संविधान में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के 30 अनुच्छेद हैं। उन 30 में से 26वां अनुच्छेद है, विश्व के हर मानव को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हमसे पूछा जाएगा 26वां अनुच्छेद। 26वें अनुच्छेद में कहा गया कि दुनिया के हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आइए देख लें इसे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली, यानी जिसे हम महासभा कहते हैं, उस महासभा में
एक प्रस्ताव पारित किया गया, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसके 26वें अनुच्छेद में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को दिया गया है। और एक और बात, यहाँ तक तो ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात हो रही है, 1948 की बात हो रही है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 1949 में तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ। तो हमारे संविधान का दर्शन विश्व के कई संविधानों को देख करके लिया गया है। तो दुनिया के संविधान में जहां जहां अच्छी बातें थी जो भारत में या लोकतांत्रिक देश में लागू हो सकती थी, वो सब हमने अपने संविधान में लागू करने की कोशिशें की हैं। उनमें ये शिक्षा के प्रयास भी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम असमानता को कैसे खत्म करेंगे, इसके लिए विश्व में क्या प्रयास किए गए। भारत के संविधान में क्या है वो अभी देखेंगे, लेकिन विश्व में प्रयास किए गए कि 1981 में इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ऐसा ये पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। आप जानते हैं कि हर वर्ष को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ अलग अलग वर्ष नाम से घोषित करता है। जैसे 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया, ऐसे ही हर वर्ष को कोई ना कोई वर्ष घोषित करता है। और उसमें 1981 को दिव्यांग जनों के लिए वर्ष घोषित किया, मतलब दिव्यांग जनों पर फोकस किया 1981 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उससे पहले मानवाधिकारों की घोषणा हुई जिसमें 30 अनुच्छेद हैं, 30 में से 26वां शिक्षा के लिए है। एक और देखें, एक काम और हुआ, बच्चों के अधिकारों पर एक अधिवेशन हुआ 1989 में। और 1989 मतलब 1989 में इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन घोषित किया। तो ये पूछेगा कि बच्चों के अधिकारों पर यूएनओ ने सबसे पहले अधिवेशन कब आमंत्रित किया, तो हम कहेंगे 1889 में किया। बच्चों दिव्यांग जन का वर्ष कब घोषित किया, 1981 में। और ये आप ये तो जानते ही हैं मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई। असल में ये बातें इसलिए समझनी पड़ रही हैं कि ये पूरे विश्व में मानव जाति को समता दिलाने के प्रयासों की चर्चा चल रही है। तो क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से समानता की बात कर रहे हैं, समानता स्थापित करने की बात कर रहे हैं, एक बात और ध्यान रखें, जब भी ये समानता स्थापित करने की बात कही जाएगी तो इसका मतलब है कि हम समता स्थापित करने की बात कह रहे हैं। मतलब इक्वालिटी जब भी यहाँ कहा जाएगा तो इसका अर्थ इक्विटी से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधिवेशन हुआ, ये 2006 में हुआ। तो अब हमारे लिए क्या क्या वर्ष इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे 1948 का वर्ष, 1981 का वर्ष, 1981 का वर्ष, आगे देखेंगे तो 1981 के बाद का जो वर्ष है वो 81 के बाद 1989 का वर्ष, 89 का वर्ष और अब 2006 का वर्ष। इन सारे वर्षों में यूएनओ ने शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के माध्यम से समानता स्थापित करने की कोशिश की। इसमें से ये 1948 वाला मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, तो ये सभी मनुष्यों के लिए है। और इसमें देखेंगे तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए है, और इसमें ये बच्चों के अधिकारों के प्रति है, केवल बच्चों, ये सभी बच्चे हैं, और ये दिव्यांगों के लिए है। तो 1981 और 2006 ये दिव्यांग लोगों के लिए है। तो इसे संक्षेप में यूएनसीआरपीडी कहते हैं, यूएनसीआरपीडी, पीडी, ऐसा, ठीक है। किसे? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन को कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने इस संधि पत्र को 13 दिसंबर 2006 को स्वीकार किया। यह संधि पत्र 3 मई 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना। तो ये एक महत्वपूर्ण कानून है। इसी आधार पर भारत में बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल शिक्षा स्पेशल शिक्षा को समावेशी शिक्षा में बदलने के प्रयास तेजी से किए गए। अच्छा, यूएनसीआरपीडी में कुल 50 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं,
इससे पहले हमने किसमें आर्टिकल पढ़े थे? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 आर्टिकल पढ़े थे और इसमें 50 आर्टिकल हैं, ये देखा हमने। इसके अलावा अब देखें तो हम कह रहे हैं सतत विकास लक्ष्य। इसके बाद ये 2006 तक आ गए हम, एक 2015 वाला कानून है, ये इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने ही कानून है। इसके बाद भारत के कानूनों की बात करेंगे। ये यूएनओ द्वारा विश्व में विकास को स्थायी बनाने के लिए घोषित किया गया क्या? सतत विकास लक्ष्य, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, एसडीजी 2015 कहते हैं। इसमें कुल 17 लक्ष्य दिए गए हैं और इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इन्हीं 17 लक्ष्यों को लेकर के पूरा विश्व अपने देश में प्लानिंग करता है, हम भी करते हैं। और हमारे देश में नीति आयोग इसी पर काम करता है कि हम भारत के लिए विश्व के लक्ष्य के अनुसार सबसे बढ़िया योजना कौन सी बना सकते हैं, आप इसे जानते हैं। तो लक्षित वर्ष क्या है ये पूछा जा सकता है, 2030। कुल लक्ष्य कितने हैं? 17। ये सब क्या है? समानता स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। आप जानते हैं इन्हीं 17 लक्ष्यों में से चौथे नंबर का लक्ष्य है विश्व के हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। कौन सा लक्ष्य? चौथा लक्ष्य, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आज की क्लास का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी का गोल नंबर 4। और एसडीजी का गोल नंबर 5 है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। तो महिलाओं लड़कियों को सशक्त करके हम लैंगिक न्याय स्थापित करेंगे, यानी जो पुरुष सत्तावादी समाज है वह स्त्रियों को भी अधिकारों का वितरण कर सके, ऐसा हम एसडीजी के गोल नंबर 5 से सीख पा रहे हैं। भारत के संविधान के इंपॉर्टेंट प्रयास ये रहे आपके सामने और इनमें से लगभग सभी को आप जानते हैं, इसका हम केवल एक रिवीजन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने समझ लिया क्या अभी तक हमने जो समझा? हमने समझा कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई। उसके बाद बच्चों के दिव्यांगजनों का वर्ष घोषित किया यूएनओ ने 1981 में, और बच्चों के अधिकारों का अधिवेशन पहली बार 1989 में हुआ। और उसके बाद 2006 में ये दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मेलन हुआ, जिस पर 2008 में ये अंतरराष्ट्रीय कानून बना। और उसके बाद एसडीजी 2015 आया, जिसका गोल नंबर 4 शिक्षा के द्वारा अवसरों की समानता और गोल नंबर 5 लैंगिक न्याय स्थापित करना, ये रहा। तो ये हैं भारत के संविधान में कौन से प्रयास किए गए हैं समानता को स्थापित करने के लिए। ये देखें, आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता बताई गई है। स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर किसी जाति धर्म का हो, वह सब उन सबको कानून के सामने समान दर्जा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो लिंग जाति धर्म जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हमारे अनुच्छेद 15 में कहा गया है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट 15(3) है जो हमसे सीधे पूछा जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। बच्चों तथा महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार। मतलब विशेष कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य को। स्टेट अपने देश के बच्चों के लिए, अपने राज्य के बच्चों के लिए और अपने राज्य की स्त्रियों के लिए विशेष कानून बना सकता है। ये 15(3) में छूट दी गई है। ये क्यों दी गई है? ताकि हम पीछे छूट रहे स्त्रियों को बच्चों को समानता दिला सकें, क्योंकि हम समानता के लिए शिक्षा पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 15(4) में क्या हुआ? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। तो 4 चीजें निकल के आई। महिलाएं और बच्चे 15(3) में हैं, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, जिसको हम SC ST कहते हैं, OBC कहते हैं, वो सब कितने में है? 15(4) में है। ठीक है, SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम कह रहे हैं, या अल्पसंख्यक, तो इनको आप 15(4) में गिने और ये 15(3) में गिनेंगे किनको? बच्चों को और महिलाओं को। तो अब 15(3) भी हो गया, 15(4) भी हो गया, और 14 में तो आपको पता ही है क्या? विधि के समक्ष समानता। उसके अलावा हमारे यहाँ अनुच्छेद 16 है जो रोजगार में, सरकारी नौकरियों में, राजकीय नियोजन में अवसरों की समानता की बात करता है। राजकीय सेवाओं में SC ST को आरक्षण देने की बात किसमें कही गई है? 16(4) में।
देखिए 15(4) भी SC ST OBC से संबंधित है, किसमें, कानून बनाने के संबंध में, और 16(4) उनको रोजगार में आरक्षण देने की बात करता है। तो 15(4) और 16(4) तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले 15(3) बच्चों और महिलाओं के लिए है, और 14 तो आप जानते हैं वो सभी के लिए है। 17 आपको पहले से ही पता है, जब से हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तभी से जानते हैं कि इससे अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, इनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कही गई है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये अनुच्छेद है जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं, और ये 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया 2002 में। ये आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत काम की चीज है। और 2002 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम 86वां संविधान संशोधन कहते हैं, इसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 3 परिवर्तन किए। एक आर्टिकल 21 में, एक आर्टिकल 45 में, और एक आर्टिकल 51 में, 3 अनुच्छेदों में बदलाव किए। और ये 86वां संविधान संशोधन कुल मिलाकर के शिक्षा में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए था। तो हम शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे, मगर कैसे? बच्चे तो स्कूल ही नहीं आ रहे थे। अब बच्चों को स्कूल कैसे लाया जाए, इसी के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। तो क्या था ये था कि हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 45 में लिखा गया था कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, ऐसा लिखा गया था पहले, 2002 से पहले अनुच्छेद 45 में। इस पूरी लाइन को उठा करके अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया, और जैसे ही ये 21A में जुड़ा तो राज्य का दायित्व नहीं था, बल्कि ये उन बच्चों का अधिकार बन गया। इसका मतलब हुआ कि अगर उन बच्चों को ये न मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के इसे चैलेंज किया जा सकता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, यानी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो सरकार को इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसे 21A हम कहेंगे। 21A का मतलब है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2002 से पहले अनुच्छेद 21A हमारे संविधान में नहीं था। यहाँ एक ध्यान रखने की बात क्या है, 21 की बात नहीं कर रहे हैं हम 21A की बात कर रहे हैं। 21 अलग है और 21A अलग है। तो जो 2002 में संशोधन किया गया उससे 21A जोड़ा गया, 21 नहीं जोड़ा गया, 21 तो पहले से था। तो 21A में 6 से 14 आयु वर्ग को शामिल किया गया। इसका मतलब हुआ कि अब 45 नंबर का जो आर्टिकल था वो ब्लैंक हो गया, वो लाइन उठा करके वहां से यहां रख दी गई, तो इसका मतलब वहां खाली हो गया। नहीं, वहां खाली नहीं होने दिया गया, वहां एक अलग कैटेगरी को रख दिया, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जोड़ दिया गया। अब कहा गया कि राज्य का दायित्व होगा कि 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और पोषण की व्यवस्था राज्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 45 हो गया। कब हुआ यह संशोधन? 2002 में हुआ, 86वें संविधान संशोधन से हुआ। उसी साल, क्योंकि दोनों प्रावधान हमने कर दिए, बच्चों को अधिकार दे दिया गया, राज्य की जिम्मेदारी तय कर दी गई कि वो 6 साल तक के बच्चों की भी केयर करेगा। लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो ये अधिकार दे दिया गया, उसके बाद भी उनके अभिभावक यदि न चाहते थे तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। तो हमने इस बात की परवाह करते हुए, पहले से ही इस बात की चिंता करते हुए, हमने केयरफुली एक और डिसीजन लिया और अपने 10 मूल कर्तव्यों में एक और कर्तव्य जोड़ा, 11वां, और हर अभिभावक को यह जिम्मेदारी दी कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के पाल्यों मतलब वो बच्चा उसका अपना भी हो सकता है, उसके घर में कोई काम करने वाला बच्चा भी हो सकता है, उसके किसी रिलेटिव का बच्चा भी हो सकता है, उन सब पाल्यों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा, ये भी जोड़ दिया। तो अब 3 बातें हुई, एक अनुच्छेद 21A, एक अनुच्छेद 45, एक 51A का 11। तो ये 3 बातें हम याद रखेंगे। कहां से हुई ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से हमारे यहाँ जोड़ी गई। अब देखते हैं ये अनुच्छेद 21A। तो 21A हम समझ गए, शिक्षा का अधिकार है। और 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर निषेध।
अब अगर बच्चे की पढ़ने की उम्र है और उसे बेच दिया जाए तो ऐसे किसी को बेचा नहीं जा सकता है, मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता और उससे फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता है, बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता है, ये भी कहा गया। उसके अलावा कहा गया कि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध होगा, मतलब ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोई भी काम इस तरह का नहीं करेंगे जो व्यावसायिक काम हो। घरेलू काम में मदद कर सकते हैं लेकिन कोई व्यावसायिक काम नहीं करेंगे ताकि इनको पढ़ने के अवसर मिल सकें। बस अब इन कुछ ही अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद हम प्रश्नों पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद ये देखा जाएगा कि आपने इस पूरी श्रृंखला को कितने ध्यान से सुना समझा है, जिससे आप उन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे हैं। इस चैप्टर पर बेस्ड अधिकतम डिफिकल्ट जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की है इसमें। अनुच्छेद 28 देखें, राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं हो सकती है। क्या धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी? कहाँ? जो राज्य पोषित शिक्षण संस्थान है वहां, मतलब सरकारी जो ग्रांट लेता है, जिसको सरकारी पैसा मिलता है, ऐसे किसी स्कूल में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा नहीं चलाई जाएगी। ये अनुच्छेद 28 कहता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब ऐसे जो जहां सरकारी फंड से जो स्कूल चल रहे हैं वहां कोई भी बच्चा जाके पढ़ सकता है। वहां अगर धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो वो मजबूर हो जाएगा दूसरे धर्म की शिक्षा पढ़ने के लिए, इसलिए वहां धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। और एक 29 क है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं लिपि का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। 29 ख है, राज्य पोषित विद्यालयों में जाति के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जाति का बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकता है, ये प्रावधान किया गया है 29 ख में। अब 30 देख लें, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। यदि कोई अल्पसंख्यक कोई स्कूल खोलना चाहता है, अपनी शैक्षणिक संस्था बनाना चाहता है, तो सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये 30 में कहा गया। और 38 डी में कहा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। मतलब कोई बच्चा क्यों पढ़े, कोई बालिका क्यों पढ़े, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति क्यों पढ़े, अगर ये कहा जाए कि एक समय के बाद इसे नौकरी मिलेगी तो इसे इतना कम पैसा मिलेगा और इसे इतना अधिक, एक पुरुष को इतना अधिक पैसा मिलेगा, एक सामान्य जाति को इतना अधिक पैसा मिलेगा, यदि ऐसा बैरियर हो तो कोई पढ़ाई क्यों करे। इसलिए समानता स्थापित की जा सके, इसलिए हमारे यहाँ अनुच्छेद 38 डी जोड़ा गया और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। और आप जानते हैं अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ताकि समानता अधिक से अधिक स्थापित की जा सके। ये समान नागरिक संहिता यदि आपने नहीं देखा है तो YouTube पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि ये यूसीसी क्या है, कैसे ये हमारे संपत्ति के पारिवारिक संपत्ति पर हमारे अधिकारों से संबंधित है, तो उनको कैसे प्रभावित करता है। आइए देखें, अनुच्छेद 45 में वही 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तथा पोषाहार उपलब्ध कराना किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा, ये बात कही गई है। तो ये हमारे संविधान के प्रमुख प्रावधान हैं। अब देखें, राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रयास किए गए, केवल संविधान में कुछ बातें नहीं लिखी गई। एक चीज देखें, यहाँ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसे IEDC कहा जाता है, ये एक कानून 1974 में भारत सरकार ने बनाया और इसके माध्यम से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने, जिन्हें उस समय विकलांग कहा जाता था, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिशें की। तो भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ स्वतंत्रता प्राप्त की 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया और इस योजना को चलाई गई योजना IEDC योजना से हुआ। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यही है ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, ये संक्षेप में इसे कहा जाता है। 1992 में इसका संशोधन किया गया, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में एकीकृत शिक्षा दी जाने लगी। मतलब पहले इनके लिए स्पेशल स्कूल खोले जाते थे। 1974 में जब ये प्रावधान किया गया तो 92 तक तो ऐसा था कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोलते थे, पर 92 में हमने संशोधन किया और हमने इंटीग्रेटेड स्कूल का कंसेप्ट डेवलप किया। और इंटीग्रेटेड स्कूल मतलब एक ही स्कूल में दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ सकें, लेकिन इनकी क्लासरूम अलग हुआ करती थी। फिर बाद में 2006 की शिक्षा नीति आई, उससे हमने इनके क्लासरूम को एक करने की कोशिश की और अब तय किया
एक ही क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, उसे हम आगे समझेंगे। उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं असल में। आगे यहाँ देखें कि माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा यानी IEDSS कहते हैं इसे, माध्यमिक स्तर पर मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज पर IEDSS जो है ये में दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना 2009-10 में लागू की गई। यही जो 1974 में माध्यमिक में लागू नहीं थी, ये प्राथमिक स्तर पर लागू थी, तो इसे माध्यमिक स्तर पर 2009-10 में लागू किया गया। ये भी एक याद रखने की बात है। और बच्चों को समावेशी शिक्षा देने की कोशिश की गई इसके माध्यम से। और 2013 में क्या हुआ कि इस योजना को रमसा में शामिल कर दिया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। कौन सी? ये IEDSS जो है। तो ये दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में ये प्रावधान थे। 1974 में शुरू हुआ, 2009-10 में माध्यमिक में शुरू हुआ, फिर उसके बाद 2013 में इसे रमसा में शामिल कर दिया गया, ताकि हम जो वंचित वर्ग है, वंचित रह जा रहा है जो बच्चा, उसे भी हम अपनी शिक्षा में शामिल करें। और देखें, ये एक दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इस पर 1995 में कानून बना, और इसमें ये दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, और इसका नाम समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 था। इसे PW एक्ट कहते हैं, PWD एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कहते हैं 1995 का। इसमें 14 अध्याय थे और यह 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया। अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, पर इसकी कुछ 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे मैं कहने जा रहा हूं आपसे। पर 2016 में इसे बदल करके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ले आया गया, जिसे RPWD 2016 कहते हैं। उसे भी अभी देखते हैं। पहले इस अधिनियम से जो बात इंपॉर्टेंटली हमसे पूछी जा सकती है, जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये कि इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन था। और ये तो हम जानते हैं कि अभी भी 40% दिव्यांग हो व्यक्ति तो तभी उस श्रेणी की दिव्यांगता का उसे अधिकार मिलता है। मतलब सपोज करें कि किसी का पैर काम नहीं करता, तो वो 40% काम न करे, तब कोई सुन नहीं सकता है तो वो 40% नहीं सुन सकता हो, तब उसको उस कैटेगरी की दिव्यांग होने का अधिकार मिलता है। तो 40% दिव्यांगता तो अभी भी है। और ये जो 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, अब ये 21 प्रकार की हो गई है 2016 के अधिनियम में। और पहले इनको सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो अब 2016 में 4% कर दी गई है। और वर्तमान में 21 वर्ष पुराने PWD एक्ट 95 को संशोधित कर संसद ने 14 दिसंबर 2016 को पारित कर दिया, जिसमें दिव्यांगजनों की दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ा करके 21 कर दी है। तो केवल इतनी ही बात इंपॉर्टेंट थी। आप ये जानते हैं कि इसको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद भी हमारे यहाँ बनाई गई। उसकी बात करने से पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है, इसमें से संक्षिप्त में हमें क्या समझ लेना चाहिए। एक तो कि ये 13 दिसंबर 2006 को के UNO के अभिसमय पर आधारित है, वही जो अभी हमने पढ़ा कि 2006 में उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाने की बात कही थी। तो उसी पर हमने अपने PWD एक्ट 1995 को संशोधित किया और RPWD एक्ट 2016 बनाया। तो पूर्व में कानून PWD 1995 था। 21 वर्ष बाद इसका जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, इसने दिव्यांगों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये कानून बनाया। और जो कानून बनाया वो 19 अप्रैल 2017 को संपूर्ण भारत में एक साथ लागू कर दिया गया। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम असमानता को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ कि इनको इस कानून के माध्यम से शिक्षा में 5% सीटें रिजर्व कर दी गई और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो लोक नियोजन में आरक्षण 4% और शिक्षा में आरक्षण 5%। विश्व विकलांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और कुल अध्याय और खंड ये पूछा नहीं जाएगा, ये 17 अध्याय हैं, 102 खंड हैं। इसकी पूरी PDF आप चाहें तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से ऐप से ये PDF आपको मिल सकती है। ये पूरे कोर्स के अंदर है, तो आप उस कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो सजा क्या है इसके लिए? अगर हम किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पहली बार 6 माह और जेल और जुर्माना 10,000 रुपए,
और दूसरी बार अगर ऐसा कोई कृत्य करता है, दोषी पाया जाता है दिव्यांग व्यक्ति के साथ कोई अपराध करने का, तो 2 साल की जेल और 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना होता है। ये पूरा वो कानून है। तो देखें आगे, इसमें ये 7 प्रकार की दिव्यांगताएं पहले से वर्णित थी और ये 14 प्रकार की नई दिव्यांगताएं जोड़ी गई। तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि 2016 में कितने नई प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया? 14 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया। और संशोधन कितने वर्ष बाद किया गया कहा था अभी हमने? तो ये 21 वर्षों बाद कानून में संशोधन किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बोनापन, सेरेब्रल पाल्सी, एसिड अटैक विक्टिम, मतलब किसी पर कोई एसिड डाल देता है और वो 40% अगर उसका शरीर खराब हो जाता है तो उसे भी ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे वाक और भाषा की दिव्यांगता, कोई बोल नहीं सकता है, मूक है। विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, ये कोई मूवमेंट नहीं कर सकता शरीर में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बहु स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग जिसमें याददाश्त पर असर पड़ता है, हीमोफीलिया और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ये थैलीसीमिया, बहुदिव्यांगताएं, सिक्कल सेल एनीमिया या जिसे सिक्कल कोशिका रोग कहते हैं। ये 14 प्रकार की नई दिव्यांगताएं थी और 7 प्रकार की ये दिव्यांगताएं जो चल नहीं सकते थे। गति विषयक दिव्यांगता, दृष्टि बाधिता, निम्न दृष्टि, श्रवण बाधिता, कुष्ठ रोग और बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक व्यवहार, ये 7 प्रकार की पुरानी दिव्यांगताएं थी। इसी को इस नए रूप में हमने यहाँ भी कहा जो शारीरिक अपंगता से संबंधित है, लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकार, एसिड अटैक पीड़ित। और देखने से संबंधित, यहाँ हमने इसको सरल तरीके से कहने की कोशिश की है। देखने से संबंधित 2 हैं, या तो पूरी तरह से न दिखाई दे जिसे हम अंधापन कहते हैं, ब्लाइंडनेस कहते हैं, और या कम दृष्टि हो, दोनों को। और सुनने में भी दोनों हैं, या तो पूरी तरह से न सुनाई दे, बहरापन हो, और या सुनने में कठिनाई हो 40% तक। तो इन 4 तरह की कैटेगरी तो यही है, देखने में, सुनने में। उसके अलावा बोलने में, ये देखें तो देखना, सुनना, बोलना, 5 कैटेगरी तो इसी से संबंधित हैं। उसके अलावा देखेंगे तो 3 कैटेगरी यहाँ रक्त से संबंधित है, ब्लड रिलेटेड हैं। एक हीमोफीलिया, दूसरा थैलीसीमिया और तीसरा सिक्कल सेल रोग, सिक्कल सेल एनीमिया, और एकाधिक विकलांगता, मल्टी डिसऑर्डर जिसमें होते हैं वो। तो ये सारे तरह के 21 तरह की दिव्यांगताएं हैं जो हमें याद रखनी होंगी। और आगे चल के देखेंगे तो इनके लिए क्या प्रयास किए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने एक सुगम्य भारत योजना चलाई जो 15 दिसंबर 2015 को शुरू की गई दिव्यांगों का सशक्तिकरण करने के लिए। क्या नाम है इसका? सुगम्य भारत। और इस सुगम्य का अर्थ वही है, मतलब किसी जगह चल करके आसानी से पहुंचना सुगम्य नहीं है, बल्कि हर फैसिलिटी तक एक्सेसिबिलिटी को हासिल करना, अपनी कैपेबिलिटी को, स्किल्स को इतना ज्यादा बढ़ाना कि दुनिया में जितनी सुविधाएं हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिल सकें। उसके लिए हमने ये सुगम्य भारत चलाया। इसका अर्थ था कि विद्यमान ढांचे में सुधार करना, जैसे परिवहन प्रणाली को सुधारना, आईसीटी से सशक्तिकरण, ये क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सुधार करना। तो इससे आपने देखा होगा मोबाइल में दिव्यांगों के लिए भी ऐसे ऐप आते हैं जिससे वो अपने काम आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा सुगम्य पुस्तकालय है जिसे 2016 से शुरू किया गया। इसमें ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल होती हैं। एक है स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, किससे? स्वावलंबन योजना से। और एक है यूडीआईडी कार्ड, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्पेशल आधार कार्ड की तरह से कार्ड बनाए जाते हैं। इस तरह से हम इनके समावेशन का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरी एक और बात समेटने से पहले, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। असल में यही है कि ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल है इंडिया की, नेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल, एनआरसी कहते हैं इसे 22 जून 1993 को स्थापित किया गया था। ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं और वो बहुत तरह की बहुदिव्यांगता से या किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो उन सबको यहाँ से, इस संस्थान से सुविधा मिलती है। और यह संस्थान पूरे भारत में
क्या क्या काम करता है उसकी बात करते हैं। उससे पहले की एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1992 में संसद ने इस पर कानून बनाया था और इस एनआरसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। पहले 1986 में ही स्थापित कर दिया गया था एक सोसाइटी के रूप में। बाद में इसकी स्थापना जून 1993 में की गई थी और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो मन में ये ध्यान आता है कि आखिर क्या काम करता होगा ये पुनर्वास परिषद, मतलब रिहेबिलिटेशन जो काउंसिल है हमारे यहाँ की। रिहेबिलिटेशन मतलब जो अपने सामान्य जीवन को जीने के लायक नहीं है उसको सामान्य जीवन जीने के लायक बनाने का काम करती है जो परिषद, उसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल। तो इसका काम दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण नीतियां कार्यक्रम नियमित करना, मतलब जितने भी तरह के दिव्यांग हैं उनसे संबंधित एजुकेशन के प्रोग्राम चलाना, उनसे संबंधित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, उनको मान्यता देना इसका काम है। और जो ऐसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं जो ऐसे स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल ट्रेनिंग पर काम करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, मानक तय करना, उन्हें मान्यता देने का भी काम इसी के द्वारा किया जाता है। और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ साथ काम करने वाले अन्य लोगों को भी ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इसको लेके उस कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और पूरे देश में एक रूपता लाने हेतु सभी प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों का नियमितीकरण करना, जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। उन सभी संस्थाओं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास विषय पर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाते हैं। तो एक सीधा प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थाओं को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो हम कहेंगे एनआरसी द्वारा दी जाती है। एनआरसी, ये याद रखेंगे। एनआरसी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में 22 जून को हुई थी। मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सूचना केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण रखना। उसके अलावा पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च को प्रोत्साहित करना। कैसे हम 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए, लोगों के लिए सहायक उपकरणों को बना सकते हैं या उनके जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं, इस पर रिसर्च प्रोग्राम चलाना, ये भी इनका काम है। और एक अंतिम बात कि संसद के समक्ष नियमों और विनियमों को प्रस्तुत करना भी इसका काम है। तो ये हमारे यहाँ प्रमुख चीजें थी। एक आप जानते हैं कि हमने समानता स्थापित करने के लिए भारत में 2001 में 1 अप्रैल को सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसे हम SSA कहते हैं। तो SSA तो हम अपने टॉपिक में अलग से भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ ये कि ये समानता स्थापित करने के लिए किया गया। आपने देखा कि इसका लक्ष्य था कि 2010 तक हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देंगे, यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। 1 अप्रैल 2001 को शुरू हुआ प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसका उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा और सब पढ़ें सब बढ़ें, इसका नारा था। सभी को प्राथमिक शिक्षा के लिए लक्षित वर्ष 2010 था। और आप जानते हैं कि इसी के आधार पर 2009 में भारत में RTE कानून लाया गया, राइट टू एजुकेशन कानून लाया गया। तो ये सन पूछा जाता है, आप जानते हैं, ये अलग से एक टॉपिक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रमसा कार्यक्रम शुरू किया गया 2009 में। समग्र शिक्षा अभियान में विलय किया गया इसका 2018 में, किसका? SSA का। उसके अलावा इस अभियान के उद्देश्य से न केवल समान अवसर बल्कि उन परिस्थितियों का सृजन करना था जिसमें समाज के वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, कृषि, श्रमिक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत, ये आखिरी बात है आज की क्लास की, तो ये हैं जिससे हम भारत में समानता स्थापित कर सके। जैसे ICDS प्रोग्राम का नाम आपने सुना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं इसे। 1975 में शुरू हुई। कितनी बार ये पूछा गया है। हम बच्चों को पोषण युक्त शिक्षा दे सकें, इसके लिए ये शुरू किया गया था। तो इससे उनकी माताओं को और उन्हें पोषण युक्त भोजन दिया जाता है। ये आज भी चलता है MDM के माध्यम से। उसके अलावा 1985 में IGNOU की स्थापना की गई। ऐसे लोग जो कोई रोजगार काम कर रहे हैं, उसके साथ पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनको नियमित विद्यालय या कॉलेज आकर के पढ़ने का समय नहीं है, उनके लिए ओपन स्कूलिंग, ओपन कॉलेज शुरू किया गया, जिसे हम IGNOU कहते हैं। NIOS 1989 में शुरू किया गया। MDM यानी मिड डे मील योजना। NIOS तो जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग।
तो ये कब शुरू किया गया? ओपन स्कूलिंग मतलब स्कूल भी ओपन पढ़ सकते हैं, जैसे कॉलेज ओपन कर सकते हैं ऐसे स्कूल भी ओपन कर सकते हैं। मतलब एक निश्चित समय में स्कूल नहीं जा सकते, रोज वहाँ अटेंडेंस नहीं दे सकते, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए NIOS, ताकि सब लोग पढ़ सकें, जिनके पास समय नहीं है एक निश्चित समय में स्कूल कॉलेज करने का, वो भी पढ़ सकें। 1995 में MDM चलाया गया, आप जानते हैं, मिड डे मील योजना। कब? 15 अगस्त को। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। SSA 2001 में 1 अप्रैल को 86वां संविधान संशोधन से 21A लाया गया, और RT 2009 में लाया गया। ये सब बातें हम देख चुके। प्रौढ़ शिक्षा अभियान और ये साक्षरता अभियान दोनों 1988 में चलाए गए, 1988 में, ताकि सब लोग पढ़ सकें। और उसके अलावा OBB मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1987 में। और इग्नू कार्यक्रम ये देखा हमने 1985 में NIOS चलाया गया। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है, 1982 में खोला गया, जिसे अब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि को अपना करके, बाल केंद्रित शिक्षा विधियों को अपना करके हम शिक्षा से समानता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट बच जाती है, 2004 में हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की, तो KGBV की शुरुआत कब की गई? बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रयास हैं। यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ ये रहे आपके सामने, इनका बहुत ध्यान से उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक असमानता नहीं है, पूछा है। ये जो नेचुरल है वो नहीं है, कौन सी? स्त्री पुरुष तथा थर्ड जेंडर का होना, ये तो प्राकृतिक है। आंखों का रंग, ये क्या प्राकृतिक है? पता नहीं। लिंग के प्रति धारणा और मनुष्य का कद, तो मनुष्य का कद ये प्रकृति से तय होता है, आंखों का रंग भी और जेंडर भी। जबकि लिंग के प्रति धारणा मतलब स्त्री क्या करेगी, पुरुष क्या करेगा, थर्ड जेंडर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सोचना क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। एक और, निम्न में से कौन सा समानता स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है? शिक्षा में अपवंचन। देखिए क्या है समानता स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय, एक उपाय है इसमें ऐसा जो समानता स्थापित करेगा। अपवंचन, एक्सक्लूजन। शिक्षा में एक्सक्लूजन मतलब शिक्षा में शामिल नहीं करना, किसी को बाहर निकालना, ये तो नहीं हो सकता। निरपेक्ष समानता स्थापित करना मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी। मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। आप दुनिया के हर मनुष्य का कद बराबर नहीं कर सकते, रंग एक जैसा नहीं कर सकते, आंखें एक जैसी नहीं बना सकते, उनकी उम्र एक जैसी नहीं बना सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण ये हो सकता है, अगर यूनिवर्सलाइजेशन कर दें शिक्षा का तो संभव है। और स्त्रियों का सशक्तिकरण करना ये भी संभव है। तो सबसे ज्यादा ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं उत्तर। स्त्रियों का सशक्तिकरण करेंगे तो शायद ये भी समानता स्थापित कर सकता है, और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेंगे तो ये भी कर सकता है। तो इसलिए ये कठिन एक प्रश्न हो जाता है। तो सही उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब ये सभी के लिए आ रहा है। स्त्रियों का सशक्तिकरण तो केवल स्त्रियों का हो रहा है, जबकि ऊपर वाले में ये सभी का हो रहा है। नेक्स्ट, समता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, समाज पर, सरकार पर, उपरोक्त सभी पर। तो समता स्थापित होगी तो सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1981 ये सही है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26 ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन 20 नवंबर 1989 ये भी सही है। और सतत विकास लक्ष्य 2015 का चौथा लक्ष्य लैंगिक समानता ये गलत है। लैंगिक समानता पांचवा लक्ष्य है, जबकि इसमें शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा की बात कही गई है चौथे में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखें, यहाँ आजकल जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये कोड आधारित ऐसे प्रश्न हैं। अगर इस तरह के प्रश्नों का हम अभ्यास कर लें तो एग्जाम हॉल जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित बातें कही गई हैं, और कोडिंग से आपको आंसर निकालना है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत भी सही है। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार ये भी सही है।
अनुच्छेद 28 राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता पर रोक, ये भी सही है। लेकिन एक चीज हम देखना भूल गए, ये शिक्षा का अधिकार 21 लिखा है, 21 नहीं है, 21A है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस गलत है। 3 जहां होगा वो नहीं हो सकता है। तो 3 यहां भी है, ये भी नहीं हो सकता। 3 यहां भी है, ये भी नहीं हो सकता। यहां कहा गया सभी कथन सही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां भी वही है कोडिंग से। अनुच्छेद 21A 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार, ऐसा। और अनुच्छेद 45A 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तथा पोषण उपलब्ध कराने का राज्य का दायित्व। देख लें, अनुच्छेद 21A 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार, ये तो ठीक है। और अनुच्छेद 45A में 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तथा पोषण उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व, दोनों सही लग रहे हैं ना। जबकि ये सही नहीं है, वहां 45A कोई अनुच्छेद ही नहीं है, केवल अनुच्छेद का नाम है 45। 45 में मैंने आपको कहा था ना कि 45 की लाइन को उठा करके 21A बना दिया गया और 45 की जहां जगह खाली हुई वहां उस लाइन को जोड़ दिया गया। इसलिए इसमें केवल एक सही है, दोनों सही नहीं है। आगे चलेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखें, 81वां संविधान संशोधन 2001, 82वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या है इसका सही उत्तर? ये तो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। 86वां संविधान संशोधन 2002। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस IEDC योजना कब शुरू की गई? 1952 में, 1974 में, 75 में, 92 में। तो सही उत्तर है 1974 में। नेक्स्ट देखेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस IEDC योजना को माध्यमिक स्तर पर कब लागू किया गया? 2005-06 में, 2007-08 में, 2009-10 में और 2010-11 में। तो सही उत्तर है 2009-10 में से शुरू किया गया। निम्न में से कौन सी एक दिव्यांगता RPWD अधिनियम 2016 में वर्णित नहीं है कहा गया है? तो बौनापन तथा एसिड अटैक विक्टिम्स, हिमोफीलिया तथा थैलीसीमिया, सेरिब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म डिसऑर्डर और पार्किंसन तथा कैंसर। इनमें से कौन सा एक ठीक नहीं है, बताएं। तो आपने देखा होगा उसमें कैंसर का वर्णन नहीं है, पार्किंसन तो है और बाकी तो ये सब ठीक हैं, केवल कैंसर की वजह से डी ऑप्शन इसमें नहीं है। अच्छा, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कर कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर से कूट वाला प्रश्न है। इसमें देखें, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 में 14 अध्याय हैं। इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन किया गया है। PWD एक्ट 1995 में सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया और RPWD 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है तथा दिव्यांगजनों के लिए लोक नियोजन में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखें, 1 2 3, 1 2 4 और केवल 2 3 4। अब इनमें से आप देख लें कि कौन सा सही होगा या सभी कथन सही हैं, ये हो सकता है। तो देखें, ये 21 प्रकार की दिव्यांगताएं तो हैं ही हैं और 4% आरक्षण भी है। इसका मतलब है दिव्यांगजनों के लिए लोक नियोजन में यह कथन सही है। दिव्यांगजन 16 में 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ, ये भी सही है। और इसमें 3% आरक्षण की बात कही गई है, ये भी सही है। और दिव्यांगजन अधिकार 1995 में 14 अध्याय तथा 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है, ये भी सही है। तो इसका सभी सही हैं, यही उत्तर हो। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सुगम्य भारत अभियान कार्यक्रम कब चलाया गया? 1 जनवरी 14 को, 15 दिसंबर 15 को, 3 दिसंबर 20 को और 5 जून 2022 को। आप जानते हैं इसे 15 दिसंबर 2015 को चलाया गया था। 15 और 15 यहाँ ऐसे याद रखेंगे, तभी ये सुगम्य बन पाएगा, दोनों तरफ अगर एक जैसा होगा तो। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऊपर वाला प्रश्न नहीं समझे, सुगम्य हो पाएगा, दोनों तरफ एक जैसा होगा का मतलब है यहाँ भी 15 हो, यहाँ भी 15 हो, याद करने के लिए कहा। हाँ, तो निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 22 जून 1993,
विश्व विकलांगजन दिवस 3 दिसंबर, सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2001, 86वां संविधान संशोधन 2001 लिख दिया गया, जबकि ये होगा 2002। ऐसा। नेक्स्ट देखें, ये इसकी आंसर की है। तो इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहें और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। हम आपको मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।